राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। ब्रिटिशर्स भारत के अंदर 17th सेंचुरी में आए थे ट्रेडर्स के रूप में, लेकिन 19th सेंचुरी के मिडल तक आते आते ब्रिटिशर्स अपने सारे दुश्मनों को हराकर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर देते हैं। बंगाल को जीतना एक माइलस्टोन साबित होता है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उसके बाद उनको जो बाकी युद्ध होते हैं उनको जीतने में मदद मिलती है और एक ब्रिटिश रूल भारत में इस्टेब्लिश करने में भी मदद मिलती है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 CE में एक कंपनी बहुत पॉपुलरली जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है ब्रिटिश मर्चेंट्स के द्वारा, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड करती है इस कंपनी को कि वो ईस्ट के अंदर, जो ईस्ट का पोर्शन है उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है क्योंकि वो ईस्टर्न सामान जो है वो ख़रीदते हैं और उसको यूरोपियन मार्केट्स के अंदर बेचते हैं बहुत महंगे दामों पर, क्योंकि वहाँ पर ईस्टर्न सामानों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस तरीके से वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट का एक शेयर वो कंपनी का जो प्रॉफिट का एक शेयर है वो क्वीन को भी देते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में 1612 CE में सेटअप करती है। ये जो फैक्ट्री होती है ये बेसिकली कुछ बनाने के लिए नहीं होती है, इसमें सामान जो वो ख़रीदते हैं ईस्टर्न जगहों से वहाँ वो रखते हैं। इसके अलावा एक ऑफ़िस होता है जिसमें रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और एक रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाते हैं जिसमें कंपनी की कुछ एम्प्लॉयज़ रहते होते हैं। उस फैक्ट्री के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। लेकिन 1623 CE तक आते आते ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज़ सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम तक फैला देते हैं। सर थॉमस रो जो एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे, जहांगीर की कोर्ट में एम्बेसडर होते हैं जब ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट अपना कोई पर्सन दूसरी एरिया की गवर्नमेंट के पास भेजे, दूसरी कंट्री में भेजे, तो उसको बोला जाता है एम्बेसडर। तो ये जो सर थॉमस रो थे ये ब्रिटिश एम्बेसडर थे जहांगीर की कोर्ट में। इनको जो है कई सारे कंसेशन जो है जहांगीर प्रोवाइड कराता है ट्रेड करने के लिए और यहीं से इनकी ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है। 1639 CE में मद्रास जो है ब्रिटिशर्स जो वहाँ के लोकल रूलर होता है उसको जो है परमिशन देता है कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पे ट्रेडिंग करे और इस तरीके से वहाँ पर एक फ़ोर्ट बनाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1688 CE में चार्ल्स सेकंड जो है वो कंपनी को देते हैं 10 पाउंड्स पर ईयर के अकॉर्डिंग एक आइलैंड, बॉम्बे का एक आइलैंड जो उनको दहेज में मिला हुआ होता है पोर्टुगीज़ प्रिंसेस से शादी करने के बाद। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे में भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है। इन 1690 CE में ब्रिटिश जो है अपना इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता की तरफ लेके जाती है और वहाँ पर भी वो फोर्ट बनाती हैं जिसका नाम दिया जाता है फोर्ट विलियम। इस तरीके से वो इन जगहों के ऊपर धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग फैलानी शुरू कर देती है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ये इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बन जाते हैं ब्रिटिशर्स के, यानी कि सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स जो है वो उनके अंडर में आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए जिनको प्रेसिडेंसीज़ कहा जाता था और ये गवर्नर के अंडर में होती थी। 18th सेंचुरी की शुरुआत तक आते आते कई सारी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज़ जो है वो एक साथ ज्वाइन हो जाती है और एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1717 में जो मुग़ल एम्परर होते हैं फ़र्रुखसियार, वो कंपनी को ये हक देते हैं कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके। इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। धीरे धीरे करके कंपनी ना सिर्फ ट्रेडिंग करती है बल्कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती है और एक दूसरे को सपोर्ट करते करते धीरे धीरे वो अपना एम्पायर फैलाना शुरू करती है। अपनी नई मॉनेटरी सिस्टम लेकर आती है। मॉनेटरी सिस्टम यानी कि अपने नए तरीके के रुपए लाना भी शुरू कर देती है। वो पॉलिटिकली फ़ायदा जो है वो उठाना शुरू कर देती है और इस तरीके से इसका जो इंटरफेरेंस हम देखते हैं वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रिटिश रूल जो है वो बंगाल के अंदर 18th सेंचुरी के मिडल तक आते आते शुरू हो जाता है।
अभी किस तरीके से शुरू होता है ये टॉपिक है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। जो इससे पहले की 2 कंपनीज़ के बारे में आपको बताया गया है उनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। बंगाल में जो था वो 18th सेंचुरी में सबसे रिचेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस था इंडिया का, इसीलिए उसको द पैराडाइज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता था। ये जो प्रोविंस था इतना प्रॉफिटेबल होने की वजह से ही कई सारे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट भी करता था, चाहे वो हॉलैंड हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, और यही यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती थी और उन्होंने शुरू भी किया इस्टेब्लिश करना खुद को, और यहाँ से वो ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमाने लगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो होता है यूरोपियन सेटलमेंट्स को, जो कैलकाटा के अंदर वो सेटल अपने आप को करते हैं। 1717 में मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार एक फ़रमान इशू करते हैं। इस फरमान के अकॉर्डिंग वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक़ देते हैं कि वो यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके। अब ड्यूटी फ्री क्या होता है? ड्यूटी फ्री एक्चुअल में ड्यूटी क्या होती है आप पहले ये समझे कि जब हम किसी जगह के ऊपर ट्रेड करते हैं, अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं उस जगह पे जाकर, तो वहाँ पे ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है, जो पैसा हम कमाते हैं, उसमें से कुछ टैक्स जो है हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है हमारे प्रॉफिट में या हमारे काम में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस उनकी हो जाती है, क्योंकि हमें वहाँ पे काम करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देने की ज़रूरत है। तो ये जो पैसा देते हैं इसको बोलते हैं हम ड्यूटी। तो फ़र्रुखसियार ने ये ड्यूटी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से ख़त्म कर देता है। वो ये कहता है कि अब आपको हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर फ्री होकर अपना ट्रेड कर सकते हो, और इसके लिए वो उनको पासिस या फिर दस्तक जो है वो प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो आसानी से अपने एरिया में घूम सके। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, ये अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं। एक तो होता है कि कंपनी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो, कंपनी के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप फ्री होकर ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है। लेकिन अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय अपने आप को इंडिविजुअली ट्रेड करना चाहता है, कोई अपनी तरीके से ट्रेड करना चाहता है बिना कंपनी के नाम पर, तो उनको ड्यूटी फ्री नहीं किया जाता, उनको टैक्स देना ज़रूरी था। तो इस तरीके से बंगाल के अंदर वो ड्यूटी फ्री अपना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। आपकी 2 इम्पॉर्टेंट बैटल आप पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये 2 टॉपिक इसलिए आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों बैटल्स के बाद ही जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिशर्स थे, उनका रूल भारत के ऊपर शुरू होता है। इन दोनों बैटल्स को जीतने के बाद ही जो है वो भारत के ऊपर अपना राज कायम करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये डेट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन डेट्स को आप ज़रूर याद रखेंगे। इन 1756 जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, वो मर जाते हैं और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। सिराजुद्दौला जो थे वो ब्रिटिशर्स की पावर को क्रश करना चाहते थे। वो उनसे जो है जो वो धीरे धीरे अपने आप को फैला रहे थे ब्रिटिशर्स, उनको रोकना चाह रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला का ये टास्क ईजी नहीं था, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन थे, उनके कोर्ट के अंदर भी और उनके कोर्ट के बाहर भी। इस वजह से उनकी जो पोजीशन थी वो हमेशा इनसिक्योर और अनस्टेबल रहती थी। तो सिराज ने ये ऑर्डर दिया कि ये जो ड्यूटी फ्री ये काम कर रहे हैं वो ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे, उनको भी अब टैक्स देना पड़ेगा जैसे बाकी इंडियन मर्चेंट्स देते हैं। ब्रिटिशर्स उनकी ये बात मानने से मना कर देते हैं और जो नवाब है वो गुस्से में आ जाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि फ्रेंच के साथ ब्रिटिशर्स के झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो फ्रेंच कंपनी वहाँ पे सेटल होती है उनके साथ उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ब्रिटिश जो है अपना एक फ़ोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं कैलकाटा के अंदर, और इस तरीके से जो वहाँ के नवाब है उनको ये लगता है कि ये जो फ़ोर्ट बना रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी, उनकी जो टेरिटरी है उसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सिराज है वो मना करते हैं कि वो जो है यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के तौर पे आए हैं, मास्टर्स बन के नहीं आए हैं। तुम दोनों का जो झगड़ा है ब्रिटिशर्स का फ्रेंच का वो अपने आप सुलझाओ, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी तरीके का फोर्ट नहीं बनाएंगे, किसी भी तरीके के जो झगड़े हैं वो यहाँ पर नहीं करेंगे।
फ्रेंच जो है वो एग्री कर जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो एग्री नहीं करते हैं। सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में आते हैं और जो ब्रिटिश की जो पावर है उसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं, तो ब्रिटिशर्स उनसे नाराज़ हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि हमें सिराजुद्दौला को अब लेसन सिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका कैप्चर ऑफ कैलकटा। सिराज जो है वो कैलकटा की तरफ जाते हैं और जो वहाँ पर उन्होंने फ़ोर्ट बनाया हुआ होता है फोर्ट विलियम, उसको कैप्चर कर लेते हैं जून 1756 में। रिकवरी ऑफ कैलकटा, जब ये उसको कैप्चर कर लेते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव जो बाहर के कहीं हीरो रहे होते हैं, हीरो यानी कि वो वहाँ के अच्छे एक युद्ध जीतने वाले एक अच्छे गवर्नर जो है वो साबित होकर आते हैं, तो उनको यहाँ भेजा जाता है कि वो दोबारा से इस एरिया को, जो इस फोर्ट को जो है वो कैप्चर कर सके और वो दोबारा से अपनी मिलिट्री फ़ोर्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फ़ोर्स लेकर आते हैं, उसके ज़रिए वो जनवरी 1757 में दोबारा से इसको कैप्चर कर लेते हैं। नवाब को ये कहा जाता है इसके बदले में कि आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पोजीशन हैं, जितने भी उनको फ़ायदे पहले पहुंचते थे, वो सारे फ़ायदे दोबारा दोगे और इसके अलावा कैलकटा के अंदर जो फोर्ट है उस फोर्ट को भी सारे हक दोगे। सिराजुद्दौला जो है उनकी डिमांड्स मांग लेते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके बावजूद सेटिस्फाई नहीं होते। उनको हमेशा सिराजुद्दौला से ख़तरा रहता है और इसलिए वो ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला को किसी तरह रिप्लेस कर दिया जाए और उसके बदले में एक पपेट रूलर बना दिया जाए। पपेट रूलर यानी कि एक ऐसा रूलर जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चले, जो अपने अकॉर्डिंग नहीं चले। इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नवाब के कोर्ट में से ही एक पर्सन जो है मीर ज़फ़र जो है वो कमांडर इन चीफ होते हैं नवाब के फोर्सेस के अंदर, उसके साथ जो है डील करते हैं, उसको लालच देते हैं और उसको नवाब के अगेंस्ट कर देते हैं। कई सारे नेगोशिएशन के बाद मीर ज़फ़र जो है ये फाइनल हो जाते हैं कि सिराजुद्दौला को हराने में मीर ज़फ़र मदद करेंगे। उनकी मदद के तहत वो क्या करते हैं, एक सीक्रेट ट्रीटी भेजते हैं सिराजुद्दौला के पास और उसमें ऐसे डिमांड्स भेजते हैं जो डिमांड्स सिराजुद्दौला को मानने इम्पॉसिबल हो जाते हैं। और जब ये हो जाता है कि वो डिमांड्स नहीं मानेंगे तो उनके पास एक रीज़न हो जाता है कि अब हम सिराजुद्दौला से वॉर लड़ेंगे और इस तरीके से इस वॉर की शुरुआत होती है। अब है आपका बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो प्लासी की तरफ जाते हैं। प्लासी मुर्शिदाबाद जो बंगाल के नवाब की उनकी कैपिटल थी उसके पास थे। सिराजुद्दौला भी अपनी आर्मी लेके वहाँ पे जाते हैं, उनकी भी आर्मी बहुत बड़ी आर्मी होती है और इस तरीके से प्लासी के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस और सिराजुद्दौला की फोर्सेस जो है वो आपस में लड़ती है। 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा जाता है। ये डेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नवाब की आर्मी के अंडर जो मीर ज़फ़र था, जो कमांडर था, उसके पास एक बहुत बड़ी टुकड़ी थी, क्योंकि मीर ज़फ़र ब्रिटिशर्स से मिल चुका था इसलिए वो लड़ने से मना कर देता है। नवाब को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसको धोखा मिला है मीर ज़फ़र की तरफ से और वो बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। और सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर ज़फ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब आते हैं इसके रिज़ल्ट कि जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया उसके क्या रिज़ल्ट रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ऊपर अब कोई भी रूल नहीं करने वाला होता। वो आराम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। इसके अलावा कंपनी को ज़मींदारी मिल जाती है 24 प्रांगण्स की। इसके अलावा मीर ज़फ़र जो है कंपनी को और उसके ऑफिशियल्स को बहुत सारा पैसा देता है, जैसे कि 300 लाख रुपीज़ जो है देता है, जिससे कंपनी को मुनाफा होता है। अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है। क्योंकि सबसे पहले ये हमारी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है, क्योंकि इसी के बाद हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता है और इस रूल के बाद ही वो शुरुआत करते हैं पूरे भारत में अपने रूल की। इसके अलावा जो एक ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, वो एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। जो बंगाल के नवाब जो बनते हैं मीर ज़फ़र, वो एक पपेट होते हैं ब्रिटिशर्स के हाथ में और इस तरीके से बंगाल का पूरा रूल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है।
बंगाल, जैसे कि आपने पहले पढ़ा मैंने आपको बताया कि बंगाल रिसोर्सेज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसकी जो रिसोर्सेज़ हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाते हैं और उन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करके वो आगे आने वाले अपने युद्धों में उसको यूज़ करते हैं, जिससे उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी की इम्पोर्टेंस। मीर ज़फ़र जो होते हैं वो एक वीक रूलर होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो डाल दी जाती है लेकिन पावर नहीं दी जाती, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत जो है दबे रहते हैं। उनको जो है एक वक्त पे ऐसा आता है कि वो शायद ब्रिटिशर्स की डिमांड्स को पूरा भी ना कर पाए, क्योंकि उनसे काम तो लिया जा रहा है पर जो पावर होनी चाहिए नवाब की, वो पावर नहीं दी जा रही उनको। धीरे धीरे करके उनके ज़रिए जो बंगाल का वेल्थ है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स अपने पास लिए जा रहे हैं। तो एक वक्त पर आकर ऐसा लगता है कि मीर ज़फ़र जो है ब्रिटिशर्स की इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर सकते, तो वो उसको भी गद्दी से हटा देते हैं और उसके दामाद सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। इसके बदले में मीर कासिम क्या करता है, कंपनी को कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी ज़िम्मेदारी दे देता है, जैसे कि बर्डवन, मिदनापुर और चित्तागोंग। अब नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ा गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपका बैटल है। मीर कासिम जो गद्दी पर बैठते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट रूलर होते हैं। वो बैठते तो कंपनी की मदद से हैं, लेकिन वो अपने आप को कंपनी से फ्री करवाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो फॉरेन कंट्रोल बंगाल पे आया हुआ है ये फॉरेन कंट्रोल ख़त्म हो जाए, और इसीलिए कुछ समय के बाद ही वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन जाते हैं। अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बंगाल की फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी आर्मी बनाने की कोशिश करते हैं जो यूरोपियन से ट्रेंड हो, क्योंकि यूरोपियंस आर्मी से लड़ने के लिए उनको एक ट्रेंड आर्मी की ज़रूरत थी। और धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स को वो पूरी तरह अपना दुश्मन बना लेते हैं। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, वो एक्चुअल में जो उनको फ़ायदे पहुंच रहे थे बंगाल के, उसका मिसयूज़ कर रहे थे। मिसयूज़ कैसे कर रहे थे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बंगाल के अंदर वो ड्यूटी फ्री ट्रेड किया करते थे। ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए उनको जो पास मिलते थे, जिसको नाम दिया जाता था दस्तक, वो जो पास थे वो क्या करते थे, कुछ इंडियन मर्चेंट्स को बेच देते थे कि तुम इसको इस्तेमाल कर लो और उसके बदले में तुम मुझे पैसा दे दो। तो कुछ इंडियन मर्चेंट्स जो है वो करप्शन के ज़रिए वो पास ले लेते थे, ब्राइब देकर, यानी कि रिश्वत देकर उनको जो है वो पास ले लेते थे और ड्यूटी फ्री वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। तो इस तरीके से कुछ इंडियन मर्चेंट्स भी जो है वो धोखाधड़ी कर रहे थे और जो अच्छे इंडियन मर्चेंट्स थे उनको नुकसान पहुँच रहा था। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए मीर कासिम क्या करते हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं उन सारी ड्यूटीज़ को ही ख़त्म कर देते हैं कि ये जो ड्यूटीज़ के चक्कर में जो करप्शन फैल रहा है कि कुछ इंडियन मर्चेंट्स जो है ब्रिटिश मर्चेंट से ले लेते हैं पासिस, उनको टैक्स नहीं देने पड़ते, और कुछ इंडियन मर्चेंट्स जो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं उनको हैवी टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो इससे बेहतर यही है मैं टैक्स ही हटा देता हूँ, और इस तरीके से वो सारा टैक्स हटा देते हैं। ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो रिस्पेक्ट, जो स्टेटस हमें मिला हुआ है वो आप इंडियन मर्चेंट्स को कैसे दे सकते हो। और इस तरीके से मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें नवाब हार जाते हैं और उनकी जगह मीर ज़फ़र को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मीर कासिम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, करेज होता है उनके अंदर कि वो वापस अपनी गद्दी को ले, इसीलिए वो अवध जाते हैं, जहाँ पर वो शुजाउद्दौला जो उस वक्त अवध के नवाब थे और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, इन दो के साथ एक गुट बनाते हैं कि हम तीनों मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरीके से ये तीनों जो है कंपनी की आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं बक्सर में 1764। ये डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया, 1764 में, लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथों ये तीनों ही हारे जाते हैं और बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब आता है इसका इम्पोर्टेंस कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसको जीतने के बाद जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिशर्स हैं, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मास्टर बन जाते हैं, यानी कि उनके एक इकलौते जो है एब्सोल्यूट पावर बन जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स हैं उनका कंट्रोल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो अवध के ऊपर और मुग़ल एम्परर के ऊपर भी हो जाता है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है ब्रिटिश रूल की भारत के अंदर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो अपने कब्ज़े में
कर चुके होते हैं। यही वो टाइम होता है जब रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में वापस आता है और गवर्नर बन जाता है बंगाल का। अब आता है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। तो रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भारत में वापस आ जाते हैं और गवर्नर बन जाते हैं। वो यहाँ पर एक ट्रीटी करते हैं शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम सेकंड के साथ। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो क्या टर्म्स रखते हैं कि अवध जो है वो शुजाउद्दौला को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी, कोरा और इलाहाबाद, वो नवाब से छीन ली जाएगी, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगी। इसके बदले में जो नवाब होंगे वो कंपनी को 50 लाख रुपया जो है वो देंगे, क्योंकि नवाब जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुके हैं। इसलिए जो नवाब के दुश्मन होंगे वो अब ब्रिटिशर्स के भी दुश्मन हो जाएंगे, और जहाँ जो ब्रिटिशर्स के दुश्मन होंगे वो नवाब के भी दुश्मन हो जाएंगे। तो इस तरीके से मराठास से लड़ने के लिए दोनों एकजुट हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स शाह आलम के साथ जो करते हैं ट्रीटी, उसके अंदर वो क्या करते हैं कि जो कोरा और इलाहाबाद होता है, इसके अलावा एक एनुअल पेंशन जो है 26 लाख रुपए वो दे देते हैं उसको, शाह आलम सेकंड को। इसके बदले में जो एम्परर होता है वो बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कंपनी को दे देते हैं। यानी कि यहाँ का जो रेवेन्यू होगा, यहाँ के जो केसेस होंगे, सिविल केसेस, वो सारे अब कंपनी के अंडर में चले गए। अब वहाँ पर नवाब का, एम्परर का कोई भी रोल नहीं रहता, और इस तरीके से कंपनी का जो कंट्रोल है बंगाल के ऊपर वो लीगल हो जाता है। जो बंगाल के नवाब होते हैं वो पपेट बन के रह जाते हैं गद्दी के ऊपर। उनके पास कोई मिलिट्री या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं रहती, सारी पावर्स जो है वो कंपनी के हाथ में चली जाती हैं। मीर ज़फ़र की डेथ के बाद 1765 में उनके बेटे जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। वो भी क्लाइव के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके तहत उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया जाता है। उनकी जितनी भी निज़ामत पावर्स होती है, निज़ामत पावर्स यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस की जो पावर होती है, वो सारी पावर जो है डेप्यूटी नवाब के हाथ में दे देते हैं। डेप्यूटी नवाब वो होता है जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे, और डेप्यूटी नवाब जो है ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। नवाब जो है, एक्चुअल नवाब जो है, इसको हटा नहीं सकता और इसके अकॉर्डिंग चल नहीं सकता। डेप्यूटी नवाब जो है अपनी मनमर्जी से काम करेगा। इन शॉर्ट, नवाब के हाथ से सारी पावर लेकर इन्होंने डेप्यूटी नवाब को दे दी, और डेप्यूटी नवाब ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था। नवाब को जो है 53 लाख रुपीज़ अलाउंस के तौर पे दिए जाते थे, जो धीरे धीरे करके कम कर दिए गए, और 1765 तक आते आते वो बंगाल के रियल रूलर बन जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक इस तरीके से आपने ये चैप्टर के अंदर पढ़ा कि कैसे वो बंगाल के अंदर अपना कब्ज़ा करते हैं, कैसे वो बैटल्स को लड़ते हैं। तो अब ये टॉपिक है आपका डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जब क्लाइव बंगाल को जीत लेते हैं तो वो वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट बना देते हैं। डुअल गवर्नमेंट होती है जहाँ पे 2 तरीके की सरकार काम करे, एक थी नवाब की और एक थी कंपनी की, जिसमें नवाब को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दे देते हैं पर पावर नहीं देते, और कंपनी को ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पर पावर होती है। तो इस तरीके से बंगाल के अंदर 2 गवर्नमेंट काम करती है, नवाब की और बंगाल कंपनी की। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, आम जनता को उठाना पड़ता है। ना नवाब उनके बारे में सोचता है, ना कंपनी उनके बारे में सोचती है, और ये डुअल गवर्नमेंट जो है फेलियर साबित हो जाती है। इसीलिए 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के अंदर आते हैं और यहाँ के बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तो वो डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं और पूरा की पूरी पावर जो है वो कंपनी के हाथ पे ले लेते हैं, और नवाब को सिर्फ पेंशन के ऊपर रखते हैं कि नवाब के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहेगा, अब सारी पावर जो है वो कंपनी के हाथ में चली गई। और इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट भी बंगाल के अंदर ख़त्म कर दी जाती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है।